Hello everyone, welcome to all on my channel. How are you all guys? Hope you all guys are fine. तो स्टूडेंट, आज हम अपनी CET की सीरीज़ में बढ़ते हुए जो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एनवायरनमेंट स्टडी सिलेबस, जिसमें जो भी हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड सिलेबस दिया गया है ग्रेजुएशन लेवल का वो सिलेबस हमारा रहेगा, तो वो हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे, ये हमारा सारा ही सिलेबस है जो कि हमारा CET मेंस के अंदर ऐड हुआ है। तो हम इस सारे सिलेबस को भाई अपने में कवर करेंगे, ठीक है। ये कुछ सिलेबस है हमारा EVS का। देखिए देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको समझ के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। EVS सब पढ़ के आते हैं ग्रेजुएशन में, कंपलसरी सब्जेक्ट ये होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए नॉलेज तो सभी को होती है और हमें अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी भी चाहिए, इट्स मैंडेटरी। तो आज जो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा एनवायरनमेंट के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस, कुछ भी जो हमारे चारों ओर है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक सोयल हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ये सारे क्या हैं, ये एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है। और हर कोई अपने आप को अडप्ट करता है अपने सराउंडिंग के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एनवायरनमेंट हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें नेचर का गिफ्ट है जो हमें हेल्प करता है नरिशिंग द लाइफ ऑन द अर्थ, की हम अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ को नरिश कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनवायरनमेंट का, वो यही पूछ लिया जाता है कि जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो किस वर्ड से निकल के आया है, किस लैंग्वेज के वर्ड से। डेट इज़ द फ्रेंच वर्ड एनवॉर्न, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एनसर्कल या हमारे जो सराउंडिंग चीज़ें हैं। तो एनवायरनमेंट्स को हम एक बार और डिफ़ाइन कर लेते हैं। जितनी भी बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल थिंग जो हमारे चारों ओर हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को जो सराउंड करती हैं वही उसके लिए क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट? एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ वाटर, हमारे चारों ओर जो वाटर है, एयर है, लैंड है, और इन सब का इंटर रिलेशनशिप किसके साथ है? लिविंग बीइंग के साथ है, ऑर्गेनिज्म के साथ है, और यही हमारा क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। देखिए इस डायग्राम से हम समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग को ग्रो करने के लिए सोयल चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है। और इन सब का आपस में क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब देखिए, अब हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। देखिए जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट हम मेनली तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे सारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, और जितने भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें हम जो अदर कंपोनेंट है वो भी स्टडी करेंगे। फिज़िकल कंपोनेंट हम कह सकते हैं, जैसे मेनली 4 ग्रुप में हमने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, और इन्हीं को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। लिथोस्फीयर मतलब वो पार्ट जो हमारा अंडर अर्थ है। हाइड्रो का मतलब होता है भाई वाटर, तो जो हमारी लाइफ वाटर के अंदर है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है जो जिसमें लेयर ऑफ गैसेस हैं, क्लाउड्स है, एवरीथिंग है। और ये बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो अब हम इन्हीं को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं भाई हाइड्रोस्फीयर। देखिए हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडी, जितनी भी तरह की वाटर बॉडी होती हैं, जैसे लेक हो गया, पानी होता है इनके अंदर, पॉन्ड्स है, रिवर्स है और स्ट्रीम है,
और भी कई ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि अर्थ का जो सरफेस है 70% जो सरफेस है बेटे वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। लेकिन जो वो वाटर है, लाइक हम बात करें ओशन की, तो ओशन के अंदर किस तरह का वाटर है? ओशन के अंदर जो भी वाटर है वो सारा हमारा सोल्टी वाटर है, मतलब उसके अंदर सोल्ट का अमाउंट ज़्यादा है। और वो कम से कम हम ये कह सकते हैं 97.5% है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर का अर्थ सरफेस के ऊपर। तो अब देखिए हमारे पास जो फ्रेश वाटर बचा वो कितना बचा? ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज़ द फ्रेश, एंड आउट ऑफ दिस अगर हम बात करें तो 68.9% इज़ फ्रोज़न इन ग्लेशियर, ठीक है। 30.8 इज़ असेसिबल एज अ ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रिवर की, रिजर्वियर की, लेक की। वहाँ पे क्वांटिटी बिल्कुल ही 0.3% है जो अवेलेबल है ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए। तो हाइड्रोस्फीयर में भाई वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हम बात करते हैं जो भी लाइफ हमारी पानी के अंदर है, वाटर बॉडीज़ के अंदर है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोस्फीयर को। अब बात करते हैं हम भाई लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर में आएगा जो क्रस्ट है, अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। मतलब इसमें जो रिलेशन है लिथोस्फीयर का वो सोयल से है और अर्थ से है। अब जो क्रस्ट है एक पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस का, मेंटल है, कोर है, ये तीनों ही हमारे अर्थ का पार्ट है। तो जो हमारी क्रस्ट है ना वो टॉप मोस्ट लेयर है, और अर्थ के क्रस्ट के अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन सी लेयर में मिलते हैं? तो अर्थ की जो क्रस्ट पार्ट है ना वहाँ पे सेवरल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट कैन बी फाउंड ऑन बोथ लैंड, लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल क्रस्ट में भी मिलते हैं और ओशियन में भी मिलते हैं। ओशियन में कितनी डेप्थ में हमें जाना पड़ता है? 100 किलोमीटर नीचे हमें जाना पड़ता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ओशियनिक क्रस्ट के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर की हम बात कर लेते हैं भाई। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये गैशियस लेयर है जो सराउंड करती हैं हमारे प्लेनेट को। अर्थ हमारा प्लेनेट है यहाँ पे एक, तो ये एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएगा? जितनी भी गैशियस लेयर हैं जो सराउंड करती है प्लेनेट को। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, अदर कुछ ट्रेसेस होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, कुछ नोबल गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है 78.08%। तो जितनी भी गैसेस हैं ये सारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं, ये सराउंड करती हैं हमारे प्लेनेट को, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे भाई। अब देखिए कुछ इसमें हमारी लेयर भी होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है। हमारी जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो किससे बचाती है? हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो इन लेयर के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर। सबसे ऊपर हमारी एक्सोस्फियर है और सबसे नीचे अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फियर है। ये आपको सिक्वेंस में भी कई बार अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर डिस्क्राइब करता है ऑल एरिया ऑफ द प्लेनेट वेयर लाइफ इज प्रेजेंट। जहाँ कहीं पे भी हमारे प्लेनेट के ऊपर लाइफ प्रेजेंट होती है वही बायोस्फीयर है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं वो इकोसिस्टम जो सपोर्ट करता है लाइफ को। अब वो लाइफ को कैसे सपोर्ट करेगा? जब वहाँ पे सोयल होगा, एयर होगा, वाटर होगी, लैंड होगी, ठीक है। तो वो हमारा बायोस्फीयर है। एक जियोलॉजिस्ट है थे एडवर्ड शूस, उन्होंने ये वर्ड दिया था बायोस्फीयर। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। एडवर्ड जो शूस थे, एडवर्ड शूस, इन्होंने भाई ये वर्ड बायोस्फीयर हमें दिया था, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये वो एरिया है प्लेनेट का जहाँ पे लाइफ हमें मिलती है। बायोस्फीयर के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बायोटिक बोलते हैं लिविंग थिंग्स को हम, वो सारा आता है। एंड वी कैन से जो बायोस्फीयर है ये स्ट्रेच होता है हमारा आर्कटिक आइस कैप से लेके इक्वेटर तक, ठीक है। तो ये हम बायोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। तो देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा पर्यावरण है
हम ये बोल सकते हैं पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति में सब कुछ आता है। जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौतिक सारे घटक इसमें शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसका रिलेशन विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, हमारी इकोनॉमिक्स जो होती है, सांख्यिकी, हमारी स्टैटिस्टिक जो है, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिक, सबसे इसका रिलेशन होता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। एक बार आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो एनवायरमेंटल स्टडी है इसको समझने के लिए हमें इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है। लाइफ साइंस की बात करें तो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिविल, केमिकल, हाइड्रोलिक, नैनो टेक्नोलॉजी जो एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन है, इन सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए एक ईवीएस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इधर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। अब हम ये स्टडी करेंगे जो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ये कैसे रिलेटेड हैं हमारे एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से, इनका संबंध कैसे है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं लाइफ साइंस की। सभी को पता है लाइफ साइंस में क्या आता है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, और ये सारे हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन विद अबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कैसे उनका इंटर रिलेशनशिप है, किसके साथ, अबायोटिक कंपोनेंट के साथ। ठीक है, अकेले बायोटिक कंपोनेंट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उनका कहीं ना कहीं इंटर रिलेशनशिप है हमारे एबायोटिक के साथ, तो ही लाइफ पॉसिबल होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम इन सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं और ईवीएस को क्लियर करते हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। ठीक है, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, इससे हम क्लियर करते हैं। किससे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, जियोलॉजी से, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियनोग्राफी एंड जियोग्राफी। और जब हम ये चीज़ें समझ पाते हैं तो ही हम एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस। दे ऑल्सो सर्व एज द अफेक्टिव टूल्स इन एनवायरमेंटल मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए, कंप्यूटर साइंस का भी रोल होता है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे कुछ न्यू मॉडल हम एनवायरनमेंट के लिए बना सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, और वो कब होगी, जब हमें इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी। अगर हम बात करें सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन है हमारा, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन है, ये प्रोवाइड करते हैं इनपुट फॉर डीलिंग विद द सोशियो इकोनॉमिक आस्पेक्ट associated with various developmental activity and one another a synthesis with environmental engineering, civil engineering, hydraulics, chemical engineering form the base for various technology। इन सारों का यूज़ करके हम अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और उन्हीं टेक्नोलॉजी से डील करके हम जो हमारी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी है, पोल्यूशन की है, वेस्ट ट्रीटमेंट की है, ठीक है, तो हम इन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके वो हम अपने एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं। एनवायरमेंटल लॉ प्रोवाइड द टूल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना है, अच्छा रखना है, तो उसके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। उन लॉ का अगर हम यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिव वे से, तो हम किसको मैनेज कर पाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को मैनेज कर पाएंगे और प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने एनवायरनमेंट को। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एनवायरमेंटल स्टडी है, जो ईवीएस है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें हर सब्जेक्ट की नॉलेज, हर सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं हमारी ईवीएस जुड़ी हुई है। ठीक है, तो विच डिफरेंट एस्पेक्ट आर डील विद द होलिस्टिक अप्रोच। तो ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था भाई, ईवीएस का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। आशा करती हूँ सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को बूस्टअप करें फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू एवरीवन।